जय हिंद। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का छठा पाठ है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसकी बात करेंगे। तो हमारे चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इनके लिए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं आपके। क्रियाकलाप एक दिया गया आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया कि एक कागज के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना और फिर जोड़ने की कोशिश करना है। तो जोड़ने पर ये मूल आकार में नहीं आता, लेकिन इसके क्या कि गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे दिखा रखा है, ये कागज है, इसको 4 वर्गाकार बांट लिया, इसको भी 4 वर्गाकार में बांट लिया, इनको जोड़ा गया दोबारा। तो इसके गुण इन सब के गुण सेम है, लेकिन ये पुनः सही तरीके से नहीं जुड़ पाते, ठीक है। तो जुड़ नहीं पाते, लेकिन इनके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड है, टीचर इस यूज करते हैं, उसके पास क्या चौक का पाउडर इकट्ठा हो जाता है। तो उस इकट्ठा हुए चौक के पाउडर से दोबारा चौक बनाए, तो वो चौक बनेगी, वो आकार है उसका थोड़ा सा अलग होगा, सेम शेप नहीं लेगी, ठीक है ना, बिना सांचे के। लेकिन उनके जो आपने चौक बनाई और जो मार्केट से चौक आती है, उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला क्रियाकलाप 6.3 है। इस बार आपको एक कोई कटोरे के अंदर बर्फ लेकर धूप में रख देनी है, बर्फ पिघल जाएगी। पानी और बर्फ के गुणों की तुलना करें तो इनके गुणों में भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्रियाकलाप है 6.4। इस बार हमें क्या कि थोड़ा सा जल उबालना है किसी पतीले में, ठीक, गैस पर। उस पर जो भाप निकलती है, उस भाप को इकट्ठा करना है। प्लेट ढक देनी है। प्लेट पर क्या उगली वो भाप है वापस पानी में बन जाएगी। तो जो भाप से पानी बना, जो मूल पानी है, उसमें भी गुणों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इन्हें जो भाप बनती है और जो पानी, उनमें भी कोई गुणों में अंतर नहीं है, लेकिन कुछ नया कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है इन सब में। क्रियाकलाप 6.5 दे रखा है। इसके अंदर आरी की ब्लेड है, उसको गर्म करना है। तो उसमें भी क्या है कि उसके रंग में चेंज होगा, उसके गुणों में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही वापस बता रखा है। क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में हमने देखा कि कागज तथा चौक के साइज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 है। जल की अवस्था बदल जाती है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, ठीक है, गैस से द्रव्य। और क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण ये भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये बात रखनी है। पहले प्रश्न है भौतिक गुणों, यानी पदार्थ के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक गुण कौन कौन से? पदार्थ का आकार, आमाप यानी साइज, ठीक है ना, साइज और शेप। साइज यानी बड़ा छोटा, शेप यानी गोलाकार, वर्गाकार, ठीक है ना, वैसे। और रंग, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, रंग, विभिन्न रंग चेंज जो होता है वो भौतिक गुण कहलाते हैं ये सब। और इन भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय ना दोनों साइड होता है। आप बर्फ को पानी बना सकते हैं और पानी को दोबारा बर्फ बना सकते हैं ना, दोनों साइड होता है, ठीक है। ऐसे परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, यह उत्क्रमणीय होता है ना, दोनों साइड होता है। और ये भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। बाहर वस्तुएं रखी होती है लोहे की, उनमें क्या जंग लग जाती है, हमें पता है। भूरे रंग का जो पदार्थ की परत बनती है वो क्या है कि जंग है। ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन में रखी लोहे की दरवाजे अथवा बगीचों में, पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच पर भी क्या है कि जंग लग जाता है। इसके अलावा घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ दे, उनमें भी जंग लग जाती है। रसों में लोहे का गीला अथवा कुछ समय तक गीला तवा अथवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर जंग लग जाती है। जितने भी लोहे की वस्तुएं, गेट हो, तवे हो, पार्क में रखी हो, घर पर हो, कुल्हाड़ी, उन सब में क्या कि जंग लग जाता है। एक बुरा बुरा पदार्थ बनता है, वो जंग गलाता है, और जंग लगने का प्रक्रम को कहते हैं जंग लगना, ठीक है। अब कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं। मैग्नीशियम फीता है, इसको जलाना है और इसको सीधी आंखों से नहीं देखना है, ज़्यादा देर तक देखे तो इससे आंखों पर गलत असर पड़ता है, खराब हो सकती है। तो ऐसे प्रयोग दे रखा है, आप करें तो थोड़ा ध्यान रखें, लगातार एक साथ नहीं देखना है काफ़ी देर तक। बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम के फीते की ओर टकटकी लगाकर एक नहीं देखे, पलके झपकाए थोड़ी बहुत बीच में।
मैग्नीशियम का फीता आता है, इसको या इसका तार आता है, उसका टुकड़ा लेकर इसको रेगमिल से साफ कर लेंगे। सिरे को मोमबत्ती, फिर इसको मोमबत्ती मैग्नीशियम के फीते को जलाएंगे ना, तो इसमें क्या है कि चमकदार सफ़ेद प्रकाश जल लेगा ना, प्रकाश सफ़ेद निकलेगा और इसके बाद इसकी राख बनेगी, भस्म या राख बनेगी। और इसको परिवर्तन ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का पिता Mg, ऑक्सीजन होती है O2, ये जलाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम की राख या भस्म बना लेता है। और यहाँ पर ये जो परिवर्तन दिखा रखे हैं, तीर का अर्थ है, समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाना, कुछ नया पदार्थ बन रहा है, बीच में तीर लगा रखा है, देखो ये छोटा सा तीर दिखा रखा है, इसका मतलब नया पदार्थ बन रहा है। ये दोनों जुड़ रहे हैं, इनकी क्रिया हो रही है, पहले से क्रिया हो रही है, और इस तीर का निशान का अर्थ है नया पदार्थ बन रहा है। तो भस्म या राख है, उसको एकत्रित करें और इसमें थोड़ा सा पानी मिला ले और लिटमस टेस्ट करें तो बताना आप अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। तो हम भस्म को या ना राख को जल में घोलते हैं, तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको पानी में घोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एक क्षार है। तो अब बताना आपको लिटमस पत्र में क्षार कैसा परीक्षण देता है, ऑलरेडी हम पाठ पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना कि क्षार लिटमस पत्र में कैसा टेस्ट देते हैं, नीला या लाल, ठीक है ना। तो क्षार है तो बता दीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य पदार्थ है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल करने में बनता है। पहले मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जल में घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इन सब के आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO, जी छोटा है इसमें, O बड़ा है, जैसा लिखा वैसे लिखना। जल का होता है H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH का 2NOH, 2 बनते हैं इसके अंदर, 2 जुड़े होते हैं मैग्नीशियम से, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरह एक नया क्रियाकलाप है, इस बार क्या है कि आपको नीला थोथा है ना कॉपर सल्फेट लेना है, उसको क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलना है। यानी नीला थोथा आता है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं मार्केट में, उसको क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें घोलना है, तो इससे नीले रंग का विलयन बन जाएगा। अब इसमें क्या है एक ब्लेड डालनी है, उपयोग किया जाएगा, लोहे की कील डाल सकते हैं या ब्लेड डाल सकते हैं, और आधे घंटे तक रुकना है, ठीक है। तो दो कर लेने इसके भाग। पहले क्या है कि कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला तो नीला बन गया। अब इसको 2 बीकर में ले लेना है, कुछ इसमें रखना है और कुछ इसमें रखना है। फिर इस वाले में ब्लेड डाली ना तो आधे घंटे बाद ये पानी नीले से हरा हो जाएगा, और ब्लेड एकदम साफ स्टील की दिखती है, लेकिन ये भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है। तो ये परिवर्तन इसके अंदर होता है लोहे। तो ये परिवर्तन क्यों होता है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो हाँ परिवर्तन दिख रहा है, नीले से हरे रंग का हो गया। कील है तो अब ब्लेड को बाहर निकालिए, इसमें परिवर्तन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये स्टील की थी एकदम साफ थी, लोहे की कील या ब्लेड वो भूरे रंग की हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है ये कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच क्रिया होती है, और विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है, जो फेरस सल्फेट बनने के कारण होता है। तो यहाँ पर दिखा रखा है, रहा कॉपर सल्फेट है, इसे CuSO4 है, इसका सूत्र याद रखिए आप। इसे नीला थोथा भी कहते हैं। लोहा आयरन है Fe, इससे जब क्रिया करता है तो FeSO4 बनता है आयरन सल्फेट, साथ में कॉपर बनता है भूरा निक्षेप, यानी जो ब्लेड पर भूरा पदार्थ बना था वो था कॉपर, यानी कॉपर सल्फेट था विलयन में, कॉपर तो बाहर निकल कर भाग गया इससे, ठीक है ना। और आयरन था लोहे की कील पर, तो आयरन लोहे वाला तो आ गया इसके अंदर, कॉपर चला गया लोहे की कील पर। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो भूरा निक्षेप बना ब्लेड या लोहे की कील पर, वो किसका था, कॉपर का था। और हरा रंग का जो विलयन बना उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र है FeSO4, आयरन सल्फेट विलयन है, वो हरा है। और नीले रंग का विलयन है, उसका सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। किसी प्रणाली में 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, इसको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। खाने का सोडा, चुटकी भर सोडा डालिए, ठीक है, सिरके के अंदर सोडा डालेंगे तो आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए, तो चूने के पानी में क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। परगनेली में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं, सिरका होता है एसिटिक अम्ल होता है, खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक अन्य पदार्थ बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको डालते हैं चूने का पानी में, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी, इसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल।
जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे पानी चूने का दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। इसका उपयोग अध्याय 10 में दिखाने के लिए करेंगे हम। श्वसन में वायु बाहर निकालने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ये तो अध्याय 10 में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये चूने का पानी को दूधिया कर देती है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में हमने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ नए बने थे, ठीक है। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर भस्म एक नया पदार्थ बना था। 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे की क्रिया से भी आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे, यानी इनमें नए पदार्थ बने थे। तो अब देखेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, कि वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसमें नया पदार्थ बनता है, ऐसा परिवर्तन क्या है कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद है, यानी जितनी भी मेडिसिन बनती है वो भी रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन, जितने भी नए पदार्थ खोजे गए हैं, नई मेडिसिन है, ठीक है, अपमार्जक उपयोग लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का ही परिणाम है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। एक तो नया पदार्थ बनता है, इसके अलावा क्या क्या होता है? इसके अलावा ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य पदार्थ के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या क्या होता है? या तो ऊष्मा है, प्रकाश है, या कोई विकिरण है, या तो अवशोषण होगा, सोख लेगा कोई पदार्थ, या कोई पदार्थ मुक्त कर देगा। ध्वनि उत्पन्न होगी, गंध में परिवर्तन होगा, किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होगा, कोई गैस बनेगी, ये सब परिवर्तन होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आप देखे जा सकते हैं, परीक्षित किए जा सकते हैं, तो ये परिवर्तन आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने देखा कि मैग्नीशियम फीते का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक, जितने भी पदार्थ जलाए ना तो नया पदार्थ बनेगा, और ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सीधे ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का जलना, विस्फोट, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और पटाखे जलाए तो विस्फोट से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश और ध्वनि और अरुचिकर गैसें। आपसे पूछा जा सकता है पटाखे के विस्फोट से क्या क्या बनता है? तो एक तो ऊष्मा बनती है, प्रकाश बनता है, ध्वनि उत्पन्न होती है और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए पटाखों को न जलाने की सलाह दी जाती है। तो 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि पटाखों के विस्फोट से क्या बनता है और पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए। तो पटाखे जलाने से अरुचिकर गैसें बनती है, विषैली गैसें बनती है, जो वायुमंडल को प्रदूषण करती है, इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए। और क्या क्या निकलता है पटाखों से? ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि निकलती है और अरुचिकर गैसें। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ठीक है ना। कान के पास किसी के पास पटाखा पड़ जाए तो उसका कान बहरा हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है, जब कोई भोजन सामग्री बासी हो जाती है तो सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब सुरक्षात्मक आवरण, हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है ना, वहां पर एक ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन क्या करती है? जो सूर्य से पराबैंगनी यूवी लाइट आती है उसको सोख लेती है, ठीक है ना, इसलिए हमारी खतरनाक होती है। उससे बहुत सारी त्वचा की बीमारी हो जाती है, हम जी भी नहीं पाते, रह भी नहीं पाते, बाहर धूप में भी नहीं निकल पाते। इसलिए ओजोन क्या है कि उसको अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, उसको सोख लेती है, जिससे कि वो पराबैंगनी किरणें, यूवी लाइट हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अब एक उदाहरण और दे रखा है रासायनिक परिवर्तन का। सेव होता है, सेव है, उसको काट कर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दे तो सेव का रंग है ना भूरा भूरा हो जाता है। वो भी क्यों होता है? सेव में क्या होता है? आयरन होता है, और वो ऑक्सीजन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए वो सेव भूरे रंग का हो जाता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और हमने अम्ल क्षार में देखा था उदासीनीकरण की प्रक्रिया, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं लोहे में जंग लगने की, थोड़ी डिटेल से, ठीक है। एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। एक ऐसा परिवर्तन है जितनी लोहे वस्तु है उन्हें प्रभावित करता है, लोहे की वस्तुएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, तो जंग लगने का कारण होने वाली आर्थिक हानि पहुंचाती है।
यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, पुल है वगैरह, जंग लगने से वो टूट जाती है, इसलिए आर्थिक हानि होती है, पैसों की बर्बादी होती है लोहे के जंग लगने से। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया की समीकरण इस प्रकार दर्शा सकते हैं। आयरन होता है लोहा, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, साथ में जल, जल भी होता है ना, 3 यानी वायुमंडल की नमी, ऑक्सीजन, दोनों आयरन से क्रिया करती है और एक जंग बना लेती है। और जंग को कहते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं, ठीक है ना, और इसका सूत्र होता है Fe2O3। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक होते हैं, यानी कि जब तक ऑक्सीजन और जल दोनों नहीं मिलेंगे ना, जल यानी जलवाष्प जो नमी होती है, तब तक जंग नहीं लगेगी। तो जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, ऑक्सीजन और जलवाष्प अथवा दोनों। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। जितनी ज्यादा वातावरण में नमी होगी उतनी जल्दी जंग लगेगी। अब सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिसमें उसमें जंग लगने को रोका जा सके। जंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है ना, लोहे की वस्तुओं को अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते हैं। एक अन्य उपाय है, वो है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। वो क्या होता है, जब लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता है ना, जिंक धातु की जब परत चढ़ा देते हैं, तो जब जंग लगने की प्रक्रिया होगी तो वो धीरे धीरे, पहले वो नष्ट होगी, वो धीरे धीरे नष्ट होगी, उतनी तेजी से नहीं होगी जितना लोहा, तो वो परतें नष्ट होगी, लोहा सुरक्षित रह जाएगा। अपने घरों में जो पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप है, वो एसिड लेपित होते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगती। घरों में जो टोंटी से पानी आता है, उसमें भी एसिड लेपन किए होते हैं, इसलिए वो जल्दी से जंग नहीं लगती। अब बड़े बड़े जहाज है, ठीक है, पानी में डूबा रहता है, और पानी में क्या होता है, नमक होता है, समुद्री नमक। और जब समुद्री नमक, जब पानी खारा होता है, तब वो क्या कि जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ा देता है, ठीक है ना, जंग लगना जल्दी जल्दी होता है उससे, ठीक है ना, इससे भी आर्थिक हानि होती है। अब एक अगला बात है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील में होता है लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती है, एक तो कार्बन होता है, एक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुएं होती है। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब क्रिस्टलीकरण, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनसाधारण नमक है, बहुत बड़े बड़े खड्डे, उनमें अभी 2 दिन पहले पाठ पढ़ाया था, 1-2 दिन पहले, खड्डों में नमक भर दिया जाता है, भाप बनकर जल उड़ जाता है, पीछे नमक रह जाता है। इस प्रकार होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता, इसके क्रिस्टलों के आकार का स्पष्ट रूप नहीं देखा जा सकता। ऐसा नमक होता है, उसमें अशुद्धियां होती है बहुत सारी। तथापि किसी पदार्थ का शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी क्रिस्टलीकरण द्वारा हम क्या करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। और यह भी एक क्या भौतिक परिवर्तन है। अब किसी बीकर में 1 कप जल लीजिए, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना शुरू कर दे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुल ना जाए। अब विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लो, इसे ठंडा होने दो। जब विलयन ठंडा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य प्रकार से न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए कि आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट को हम जब घोल लें सल्फ्यूरिक अम्ल में और फिर छोड़ दे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह नमक के क्रिस्टल भी जल में घोलकर प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, क्रिस्टल प्राप्त करने की क्या है, क्रिस्टल है ना एकदम दानों रूप में, बड़े बड़े दानों रूप में, एकदम डिजाइनदार दानों रूप में, ठीक है ना, क्रिस्टलन हो जाता है, एकदम ऐसे होते हैं, मटमेले होते हैं, एकदम सही क्रिस्टल बन जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ऐसे प्राप्त कर लेते हैं, और ये नीले रंग के होते हैं, और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ आपका पाठ हो गया। और ये पाठ की समरी है कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। और क्रिस्टलीकरण अगर दोबारा देखें तो एकदम छोटा सा है, कुछ नहीं, दोबारा बता देता हूं मैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ को क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाते हैं। यानी कोई जो अशुद्ध पदार्थ है, कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता, उसको शुद्ध रूप में क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। जैसे नमक के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, कॉपर सल्फेट के करते हैं, तो ठीक है, कॉपर सल्फेट नीला होता है, ये इतना ही है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसी के साथ आपका पाठ कंप्लीट हो गया। और जो पाठ के पीछे जो ये शब्द दे रखे हैं, इनकी परिभाषाएं दोबारा देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ को क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। ये उत्क्रमणीय दोनों दिशा में होता है, और ये सिर्फ एक दिशा में होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी इसमें एक पदार्थ बन गया, दोबारा वो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते।
यानी कि जब मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना, राख बना ली मैग्नीशियम की राख से दोबारा हम मैग्नीशियम का फिथान नहीं बना सकते, यानी उल्टी साइड नहीं होता, एक साइड ही होता है। और रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया वही होती है जिसमें अभी तीर का निशान लगाकर दिखाई थी, Mg + O2 MgO बन गया, वो रासायनिक अभिक्रिया थी। गैसद लेपन, यशद लेपन हमने लोहे पर देखा था, धातुओं का लेप। और जंग लगना है ना, भूरा रंग का पदार्थ बनता है, वो लोहे पर जंग लगती है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। और जंग लगने के लिए परिस्थितियां क्या है, नमी और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। और कुछ पदार्थों का क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में, क्रिस्टलीकरण का लाभ क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है, दूसरा इससे शुद्ध रूप में उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक पदार्थ में नए पदार्थ बनते हैं, ये बात हमने कर ली। पार्ट कंप्लीट।